हो गया? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा आप लोगों को, तो जस्ट कंफर्म करो। यस मैम। है सर, मेरा सर। ओके ओके सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स क्लास। और आज इनकम टैक्स में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सैलरी क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है। सैलरी में कुछ ऐसा एरिया है, जैसे हम लोग डिफरेंट प्रोविजंस तो पढ़ चुके हैं सैलरी में। अलग अलग आपका जो भी सैलरी का जो आइटम्स होता है, सैलरी में क्या क्या आइटम होता है एज यू ऑल नो, है ना सर। बेसिक, डीए पता है आप लोगों को, क्योंकि अभी कोई बेसिक ऑफ सैलरी तो नहीं चल रहा है, एडवांस लेवल है। तो आप लोगों को इतना पता चल गया, बेसिक, डीए, कमीशंस, रिटायरमेंट बेनिफिट, है ना सर, अलायंस, डिफरेंट अलायंसेस, परक्विजिट्स, ये सब आप लोगों ने जान चुके हो। क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग कुछ और टॉपिक है उसमें थोड़ा बात कर लेते हैं। सर एक टॉपिक है रिलीफ के बारे में, एक टॉपिक है सेक्शन 89। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मैं बात करूँगा। आप लोग रिलीफ के बारे में सुने होंगे भी पहले, सेक्शन 89 रिलीफ अंडर से रिलीफ मिलता है सेक्शन 89 के थ्रू से। ठीक है, ये रिलीफ क्या है सैलरीड पर्सन के लिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं आपके साथ बात करूँगा। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप लोग सुने होंगे सर। यूनाइटेड नेशंस में जो लोग जॉब करते हैं उनको जो सैलरी मिलता है, तो यूनाइटेड नेशंस के जो सैलरी का कॉन्सेप्ट है उसका इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में क्या एग्जेम्पशंस वगैरह है या नहीं है, ऐसा कुछ डिस्कशन है। और इसके अलावा सर नॉर्मल देखो कंप्लीट क्वेश्चंस में ग्रेजुइटी, पेंशन, लीव ट्रैवल कंसेशंस, ठीक है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन वगैरह वगैरह, अलाउंसेस में, पार्क्विजिट्स में, मोटर कार, आरएफ, रेंट फ्री अकोमोडेशन, जितना आप बात करो बात बढ़ता जाएगा और आपको जानना भी पड़ेगा। ठीक है मतलब आपको हर एक चीज में नॉलेज तो गैदर करना ही है, क्वेश्चंस अलग अलग आ सकता है, आपको ईच एंड एवरी केस के लिए रेडी रहना पड़ेगा सर, ये बात आप ध्यान से समझिए। तो रही बात आज का क्लास का, तो मैं चलो आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, और जो टॉपिक बचा कुचा है सैलरी में उस पर थोड़ा सा ग्रिप फिर से लाने का कोशिश करते हैं सर। चलो, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार। क्या स्क्रीन शेयर है सर? यस सर। अच्छा, ये सैलरी का न्यू नोट्स है, आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया। अगर बाई चांस किसी को नहीं मिला तो जस्ट मुझे एक बार बता दीजिएगा कि सर मुझे नहीं मिला। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो जिनके पास पुराना सैलरी का नोट्स है उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप ये वाला फॉलो कीजिए, कुछ स्पेशल और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी आपको मौका मिल जाएगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो लोग सैलरी इनकम करते हैं उनका अलग अलग इनकम का हेड, मतलब अलग अलग इनकम का आइटम हो सकता है, और उस इनकम अलग अलग इनकम जो सैलरी कॉन्सेप्ट में आ सकता है उसके बारे में जो डिस्कशन है वही मेनली मेरा चर्चा का विषय है आज। ठीक है, तो सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 का एक लंबा एरिया है सर। ऐसे तो देखने में सेक्शन है सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17 का, बट इसके अंदर इतना सारा अलग अलग प्रोविजंस है जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोफार्मा बताने के टाइम पे बता के रखा सर, है ना। जिसमें आप बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, अलग अलग अलाउंसेस, ठीक है, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, है ना सर। एंटरटेनमेंट का सेक्शन 16 के भी एक स्पेशल एरिया है जो आप लोग जब सैलरी प्रोफार्मा कंप्लीट करते हैं तब आप लोगों को मैं सिखाता हूँ, है ना। सेक्शन 16 का एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या होता है ना, याद रखिएगा सर। कुछ अदर अलाउंसेस, टैक्सेबल परक्विजिट्स, ठीक है। परक्विजिट्स का सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा के रखा, दैट इज आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसमें सिटी वाइज डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में हो, किस शहर में रहते हो। ठीक है, उस शहर का पॉपुलेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का बेनिफिट मिलेगा और कितना टैक्सेबल होगा आपको। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया जैसे कि पेंशन, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, ठीक है, ऐसे डिफरेंट एरियाज में आप लोगों ने बात किया, है ना, हम लोग क्लास में बात किए। फिर हम लोग सर ग्रॉस सैलरी के बाद जो डिडक्शंस का एरिया है दैट इज सेक्शन 16, उसमें भी हम लोगों ने प्रोविजंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस भी काफी कर चुके हैं, लेकिन और भी कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। तो
आज मैं आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ सर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोला ना, रिलीफ सेक्शन 89, ठीक है, मैं उसके बारे में थोड़ा आपके साथ चर्चा करूँ, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस तो और भी होना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस भी रेडी कर दिया, मैं आप लोगों को क्वेश्चन शेयर कर दूंगा आज, ठीक है। आप लोग अलग अलग क्वेश्चंस को प्लीज ट्राई कीजिएगा, अलग अलग इलस्ट्रेशंस है, ठीक है। तो मस्ट ट्राई है सर, 7, 8, 9, ठीक है। यहाँ पर आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका आइडिया उतना अच्छा होगा। जहाँ पर भी डाउट होगा आप मुझे पूछिएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 10, 11, 12, बहुत सारा इलस्ट्रेशन है सर, 13, 14, 15, 16, 17, हाँ सर 17, मोस्ट प्रोबेबली 15, 16 2-3 बार आ चुका है। एक बार देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है तो थोड़ा स्किप कर दीजिएगा। इलस्ट्रेशन 18, 19, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने अरेंज किया आप लोगों के लिए। तो प्लीज आप लोग ये सबको घर पे एक बार गो थ्रू कीजिए, ट्राई कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। आंसर्स भी गिवन है, वहां से भी चेक कीजिए। ओके, एक क्वेश्चन सेक्शन मोस्ट प्रोबेबली इलस्ट्रेशन 24, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नजर आ रहा है क्या? हाँ सर, इतना मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन नजर आ रहा है? Yes, अरे sir. बोलो सर। ओके सर। तो ये इलस्ट्रेशन 24 मिस्टर गोयल का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बताता है आप थोड़ा सुनो पहले, उसके बाद जवाब दीजिएगा। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मिस्टर गोयल received the following emoluments during the previous year ending 31st March 2022। इसमें इनको बेसिक मिला, एक सेकेंड, मिस्टर गोयल का ही तो है, नहीं मिस्टर गोयल का नहीं, सॉरी मिस्टर मिस्टर हरी का क्वेश्चन, सॉरी। मैं एक्चुअली रिलीफ के बारे में बात करना चाहता हूँ, रिलीफ यहाँ पर है। यस, ये सेक्शन 89 का एरिया दिख रहा है ना सर आप लोगों को? ये गोयल बाद में करा था। सेक्शन 89 रिलीफ, कंप्यूट द रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89, दिस इज द क्वेश्चन जो मैं आज आपके साथ पहले डील कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले रिलीफ के बारे में बता देता हूँ आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो पहले थोड़ा रिलीफ के बारे में बात करूंगा, फिर रिलीफ का ये क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मैं प्रोविजंस बताता हूँ, ठीक है। सर समझ में आ रहा है ये सर? नो, टेल मी, बोलो सर। अरे बात तो समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन क्या है और ये क्वेश्चन क्या बताता है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेना चाहिए। लुक एट सर, इन द केस ऑफ मिस्टर हरी हु टर्न 69, इनका एज कितना है सर? एज इंपॉर्टेंट है ना? एज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इनकम टैक्स, क्यों जानते हो? बिकॉज एज के बेसिस में टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर, जो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में स्टार्टिंग में ही रेट ऑफ टैक्स के बारे में बातचीत होता है। तो आप लोगों को भी इसके बारे में हमेशा अपडेट रहना चाहिए कि एज के बेसिस में टैक्स लायबिलिटी या टैक्स रेट इंडिया में क्या चल रहा है। तो मिस्टर हरी जो 69 ईयर्स का हो रहा है 28 मार्च 2022 को, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू आर इन्फॉर्म दैट द सैलरी, जो सैलरी कंप्यूट हो रहा है फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 इज रुपीज 10,20,000, ठीक है। इनका सैलरी हो रहा है प्रीवियस ईयर का 10,20,000 एंड एरियर ऑफ सैलरी। सर एरियर का मतलब क्या होता है? एनीवन टेल मी? स्नेहाशीष, नील, ज्योति, बताओ सर। प्रियाक्षी, एरियर का मतलब क्या होता है? एरियर का क्या मतलब हो गया? Due. हाँ ड्यू, थैंक यू सर, मतलब बाकी है। मतलब ओल्ड सैलरी जो रिसीव तब नहीं हुआ था अब रिसीव होगा, ठीक है। या ड्यू तब ड्यू नहीं हुआ था अब ड्यू हो रहा है ना। हमारे यहाँ पर तो इनकम टैक्स ड्यू या रिसीव बेसिस में ही हो जाता है, बट उस टाइम पे ड्यू नहीं हुआ था मे बी। तो अगर कोई पुराना ऐसा सैलरी एरियर है आपका और वो रिसीव अभी हो रहा है, जैसे कि 3,65,45,000 का भी हो रहा है, तो फर्दर यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द आरडी एरियर्स टू बी द एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड इज एट्रीब्यूटेबल टू। तो जो पर्टिकुलर ईयर का सैलरी आपका ड्यू या रिसीव नहीं हुआ था वो है 2010-11 का, जिसमें आपका टोटल टैक्सेबल सैलरी था 7,10,000 का, ठीक है। और एरियर्स जो बाकी है, जो ड्यू था, वो अभी रिसीव हो रहा है 1,03,000। पॉइंट टू बी नोटेड सर।
फिर आपका 11-12 में 2011-12 में 8,25,000 का आपका सैलरी मिलना था, ठीक है, टैक्सेबल था, और ड्यू अभी पुराना जो एरियर था ये मिल चुका था, पर जो ड्यू या एरियर हो चुका है वो है 1,17,000 जो अभी मिल रहा है, मतलब 22-23 में मिल रहा है। 11-12 का सैलरी 22-23 में कुछ डिस्प्यूट चल रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था सर, जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और आपको अभी आपका सैलरी मिल रहा है 1,17,000 का। सिमिलरली 1,25,000 का भी एक सैलरी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन सर? सर क्वेश्चन ये है कि 2011-12 में आप 1,17,000 का एरियर रिसीव कर रहे हो, मतलब 11-12 का एरियर 22-23 में रिसीव कर रहे हो, 12-13 का एरियर आप, सॉरी यस 12-13 का एरियर आप 1,25,000 का 1,25,000 का 22-23 में रिसीव कर रहे हो। नाउ they ask you compute the relief under section 89 and the tax payable for the assessment year 22-23. Assume that Mr. Harry does not opt for section 115 BSc. 115 BSc तो पता है ना आप लोगों को, ये डिस्काउंटेड रेट ऑफ टैक्स है, ठीक है, इसके थ्रू से डिस्काउंटिंग रेट मिलता है, पता है आप लोगों को, मैं पहले ही बोला। तो ये छोड़ो, अभी 115 BSc यूज नहीं कर रहा है, तो फिर 115 BSc के बारे में बात करके फायदा नहीं है ना। डिस्काउंटेड रेट नहीं है, नॉर्मल जो रेट है वही रेट है। और नॉर्मल रेट का एक चार्ट भी आपको मैं याद दिला देता हूँ। देखो सर, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? बिकॉज आप यहाँ पर पुराना रेट ऑफ टैक्स भी देख पा रहे हो, दिखाई दे रहा है सर, देखो तो एक बार 11-12, 12-13, 13-14 नजर आ रहा है। दीज आर ओल्ड असेसमेंट ईयर्स, मतलब जिस टाइम का सैलरी आपका एरियर हो चुका है, ठीक है, पुराना टैक्स आपको मतलब सैलरी था उस टाइम पे एरियर हो चुका था, अभी मिल रहा है एरियर, पुराना एरियर रिसीव हो रहा है अभी। तो जब ओल्ड एरियर रिसीव हो रहा है तो ओल्ड ईयर में क्या टैक्स स्लैब चल रहा था वो तो जानना जरूरी है ना। और ऑन दैट टाइम सर ध्यान से सुनना बात को, ये रिलीफ कब मिलता है और क्यों मिलता है। तो 11-12 के टाइम पे जो 60 ईयर्स या उससे ज्यादा होता था उनका टैक्स स्लैब क्या होता था, और जो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स होता था उनका टैक्स स्लैब क्या होता था। ये इंपॉर्टेंट एरिया है आपके लिए। हेलो सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिलीफ आप तभी क्लेम कर पाओगे सेक्शन 89 पे ओल्ड रेट के साथ न्यू रेट में जो डिफरेंसेस है ना उसके कारण, ठीक है। तो ये रेट चार्ट भी आपको गिवन है कि भाई 2011-12, 12-13, 13-14, ठीक है, 11-12, 12-13, 13-14 इस टाइम पे क्या टैक्स रेट चल रहा था, अगर आप 60 ईयर्स के ज्यादा थे तो भी, और अगर आप 60 ईयर्स के नीचे भी थे तो भी, ठीक है। और यहाँ पर और भी बोला है ऑन दैट टाइम एजुकेशन सेस एंड हायर एजुकेशन सेस 1% होता था, हेल्थ सेस नहीं होता था, ठीक है। एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेस 2% एंड 1% हुआ करता था, जैसे आज के डेट में एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 4% है, ऑन दैट टाइम एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेस 1% हुआ करता था, ठीक है। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है सर? ये आपको स्पेशल नोट दे दिया, आपको बोला भाई अभी निकाल के बताओ, अब ये बताओ, ठीक है, कि इनका टैक्स लायबिलिटी क्या होने वाला है। बात समझे सर? हेलो, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ये मुझे बताइए सर, क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, ओके सर। नील, स्नेहाशीष, बोलो सर। यस सर। প্রিয়াক্ষী কোশ্চেনটা বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ओके सर। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तब इसका सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। सर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा फिर, है ना? पुराना टाइम का टैक्स है, मतलब सैलरी है अभी मिल रहा है, ओल्ड टाइम पे क्या टैक्स लायबिलिटी था, अभी का क्या टैक्स लायबिलिटी है, तो ये तो थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है ना। तो मेहनत भी बढ़ जाता है सर, चिंता के साथ साथ मेहनत भी बढ़ जाता है। मुश्किल यही है कि चिंता तो ठीक है अपने जगह में, बट साथ में मेहनत भी बढ़ेगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पुराना रेट तो जानना ही है। सर अगर पुराना रेट मुझे पता नहीं है, सर बता देगा क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, या फिर आप थोड़ा बहुत पुराना रेट को जानकारी भी लेके रख सकते हो, बट नॉर्मल केस में आपको बता देता है। बट ऐसा सिचुएशंस आ सकता है कि पुराना कोई डिस्प्यूटेड सैलरी था, उस टाइम पे हमने रिसीव नहीं किया था, अब मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो अभी मेरे साथ क्या होने वाला है, अभी मेरा टैक्स लायबिलिटी में क्या होने वाला है। बात समझ रहे हैं ना सर? ठीक है, तो चलो मैं आपको पहले रिलीफ के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ। हाँ,
रिलीफ का थोड़ा ज्ञान बांट लेते हैं सर। चलो रिलीफ के बारे में थोड़ा ज्ञान दे दो, ये थोड़ा स्पेशल पॉइंट्स है इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 ऑन अकाउंट ऑफ arrears of salary or advance salary, where by reason of any portion of SSC salary being paid in arrears or in advance, or by reason of his having received in any one financial year salary for more than 12 months or a payment of profit in lieu of salary under section 17 subsection 3, his income is assessed at a rate higher than at which it would otherwise have been assessed. मतलब जो रेट में एसेस होना चाहिए था उससे हाई रेट में एसेस हो रहा है, ठीक है। The assessing officer shall on an application made to him in this behalf grant such relief as prescribed. तब असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, असेसिंग ऑफिसर उनको रिलीफ देते हैं क्योंकि उनका टैक्स लायबिलिटी हाई रेट में कैलकुलेशन हो रहा है बट जो होना नहीं चाहिए, ठीक है। द प्रोसीड्यूर फॉर कंप्यूटिंग रिलीफ इज गिवन इन रूल 21A, और किस तरह से ये प्रोसेस मतलब इसका कैलकुलेशन होना चाहिए सेक्शन 89 का, ये रूल 21A में बता के रखा है, ठीक है। अच्छा, ऑन अकाउंट ऑफ फैमिली पेंशन similar tax relief is extended to assessees who receive arrears of family pension as defined in explanation to clause 2A of section 57. family pension का क्या मतलब होता है, monthly regular monthly amount payable by the employer to a person belonging to the family of an employee in the event of his death, ठीक है। अब ये केस पेंशन के केस में भी हो सकता है। नो रिलीफ एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ध्यान से सुनिए। नो रिलीफ शैल बी ग्रांटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल by an SSE on his voluntary retirement or termination of his service in accordance with any scheme or schemes of voluntary retirement or a scheme of voluntary separation। ये तो आपको मैं पहले भी बता के रखा कि वॉलंटरी रिटायरमेंट या वीआरएस के केस में अगर आपको लमसम अमाउंट जो मिलता है वो उसका अलग टैक्स स्टेटमेंट है। यू ऑल नो दिस थिंग्स, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ प्रोफार्मा के टाइम पे, भूलना नहीं है सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि no relief shall be granted in respect of any amount received or receivable by an SSE on his voluntary retirement or termination of his service in accordance with any scheme or scheme of voluntary retirement or a scheme of voluntary separation. In case of a public sector company, if exemption under section 10 section 10C in respect of such compensation received on voluntary retirement, termination of his service or voluntary separation has been claimed by the SSE in respect of the same assessment year or any other assessment। अब ये जो पूरा खेल है ना, ये जो मैं आपको सेक्शन 89 का रूल्स समझा रहा था, इस रूल्स का पूरा अंडरस्टैंडिंग अभी आपको होगा। जो हरी का क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं सर, ठीक है, मिस्टर हरी, इनके क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि जब ऐसा पुराना सैलरी रिसीव होता है, ठीक है, कोई पुराना सैलरी बाद में रिसीव होता है जो एक्चुअली ओल्ड टाइम का है, तो उसमें जो डिफरेंसेस होता है ना सर, उस डिफरेंस का टैक्स स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, उस डिफरेंस का टैक्स स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। अब आपको मैं थोड़ा सा वापस क्लियरली बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, अब इसका सोल्यूशन करने का कोशिश करो। सोल्यूशन होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना सिंपल काम है, बस थोड़ा मेहनत का काम है। सिंपल काम है बट थोड़ा मेहनत का काम है, मतलब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम है मेहनत पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा मेहनत करने का इच्छा रखना पड़ेगा। तो एक बार देखो सर, एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जस्ट रिमेंबर ड्यूरिंग 2011-12। अच्छा, मिस्टर हरी का एज कितना है इन आवर एग्जाम्पल, मिस्टर हरी का एज कितना है सर, बता सकते हो क्या आप लोग? 69. थैंक यू सर। तो फिर मिस्टर हरी के लिए कौन सा स्लैब यूज करना चाहिए? यस, गुड मॉर्निंग संपद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर हरी के लिए कौन सा स्लैब यूज होना चाहिए, 60 प्लस का या 60 के नीचे का? सिक्सटी प्लस का, नो डाउट, इसमें क्या कौन सा बात है सर, है ना। तो आप देख सकते हो ये पुराना स्लैब है। 11-12 के टाइम पे अगर किसी का इनकम नॉर्मल, ठीक है, बिलो 60 के बारे में बात कर रहा हूँ सर, हाँ चला गया रे पेन। जस्ट क्वेश्चन पे एक बार नजर डालो।
क्वेश्चन पे थोड़ा नजर डाल। अगर उस टाइम पे 2011-12 के टाइम पे किसी का एज लेस देन 60 होता था और ग्रेटर देन 60 होता था तो स्लैब कैसा था? जस्ट एक बार देखो। 11-12 में अप टू 2 लाख, अप टू 1,60,000, बिलो 60 के लिए 1,60,000 तक कोई टैक्स नहीं था। 1,60,000 से 5 लाख तक 10% का टैक्स स्लैब था। 5 लाख से 8 लाख 20% एंड अबव 8 लाख 30%। ओल्ड डेज है, ओल्ड डेज, हाँ, पुराने समय का टैक्स रेट है। लेकिन अगर आपका एज 60 प्लस था तो आपको 2,40,000 तक नील, 2,40,000 से 5 लाख 10%, 5 लाख से 8 लाख 20% एंड अबव 8 लाख 30%। ठीक है, अबव 8 लाख 30%। ओके, आगे देखें। 12-13 में रूल्स थोड़ा चेंज हो गया। 12-13 के टाइम पे रूल्स थोड़ा बदल गया। ठीक है, देखो आप अप टू 2,50,000 नील हो गया 60 ईयर्स प्लस के लिए, और तब स्लैब बढ़ के थोड़ा 1,80,000 का हो गया। 2013-14 में ये बढ़ के 2 लाख का हो गया। और अगर आप 60 प्लस के लिए देखना चाहते हो तो 60 प्लस के लिए देखो आप अप टू 2.5 लाख, और इधर आप फिर से अप टू 2.5 लाख ही चला था। ठीक है, 2,50,000 चला था। लेकिन ये 2011, 12, 12, 13, 13, 14 का रेट है। और करंट जो रेट है आपको पता है सर अभी भी कितना है सर? मतलब देखो सर, मिनिमम इनकम में गवर्नमेंट ने ज्यादा चेंजेस नहीं किया है ना, बस टैक्स रेट में चेंजेस किया। अप टू 2,50,000 तक नहीं था, 2,50,000 से 5 लाख तक 10% था। ये चेंज होकर अभी क्या चल रहा है? एनीवन प्लीज टेल मी। 5%। और 5 लाख से 10 लाख सेम ही है, और 10 लाख के ऊपर जाएगा तो 30%। मतलब 2013-14 और 2022, मतलब सॉरी एक चीज मैं गलत बोल दिया। एक्चुअली ये बिलो, ये अबव 60 का है। अबव 60 के लिए ये चेंजेस हो गया। मतलब ये अप टू 2 लाख था 13-14 में, अप टू 2 लाख था। ठीक है, 2 लाख से 5 लाख 10%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और अबव 10 लाख 30%। और अबव 60 के लिए अप टू 3 लाख तक नील है आज के डेट में। 3 लाख से 5 लाख 5%, सॉरी हाँ 5% है, 5 से 10 लाख 20% है, और अबव 10 लाख 30% है। थोड़ा सा बदलाव आया है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो जो उस जमाने में बिलो अबव 60 के लिए जो हुआ करता था, आज के डेट में बिलो 60 के लिए वो हुआ करता है ना? तो ये एक आइडिया आपको मिल गया। बाकी क्वेश्चन में आपको कैसे इसको यूज करना है रिलीफ में, ठीक है, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 में कैसे इसको यूज करना है, ये थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा सर। ठीक है, बस मैं आपको पुराना टाइम का टैक्स रेट के साथ थोड़ा सा रूबरू कराया। हाँ, रूबरू समझते हो ना, मतलब ऐसे देख लिया। ठीक है सर, कैसा कैसा लैंग्वेज बोलते हो आप सर, पता नहीं कैसे कैसे याद आ गया बोल दिया। इतना लैंग्वेज तो मुझे आता भी नहीं। ओके, चलो सर ठीक है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा मेहनत करते हैं। तो क्या करे, क्या करे सर, क्या करे, बोलो। मेहनत करोगे? चलो मेहनत करना, मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ। गुड मॉर्निंग स्नेह, स्नेह आवाज আসছে নাকি? সম্পদ স্নেহ সাউন্ড আসছে? हाँ सर। तो बेसिकली संपद स्नेह को मैं एक बार क्वेश्चन वापस दिखा देता हूँ। सर ये इलस्ट्रेशन 25 में सॉल्व कर रहा हूँ मिस्टर हरी। ठीक है, इनका एज 69 का हो गया। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये रिलीफ का क्वेश्चन है। पुराना सैलरी मिला है इनको। ठीक है, अभी का सैलरी तो है ही, 2022-23 का सैलरी तो इनके पास है ही, बट इनके साथ साथ इनका कुछ पुराना सैलरी जो उस टाइम पे नहीं मिला था, ठीक है, एरियर हो चुका था, वो अभी रिसीव हो रहा है। इसका अमाउंट है 3,45,000। और ये जो 3,45,000 है, ये 3,45,000 कब कब का है वो भी आप देख सकते हो। 3,45,000 में से 3,45,000 में से 1,03,000 ऐसा है सर, 1,03,000 ऐसा है सर जो 10-11 में देख पा रहे हैं सर। आप इसको टोटल करो आपको मिल जाएगा। देखो 10-11 का 1,03,000
11-12 का 1,17,000 एंड 12-13 का 1,25,000, ठीक है, मतलब 1,25,000, तीनों को टोटल करो, आपको देखो 3,45,000 मिल जाएगा। हेलो, 1,17,000, 1,25,000 हाँ सर। एंड 1,03,000, तीनों को टोटल करने से 3,45,000 आ रहा है ना। और ये जो 3,45,000 है ये एक्चुअली ओल्ड प्रीवियस ईयर का सैलरी है जो 22-23 में आपको मिल रहा है। तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इसी को लेके रिलीफ का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है, इसको लेके ही रिलीफ का कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 89 बताता है। अब इस चीज को करने के लिए आपको थोड़ा सा पुराना रेट में टैक्स रेट थोड़ा कैलकुलेट करना होगा और कुछ नहीं, मतलब न्यू रेट एज वेल एज ओल्ड रेट। तो वही मैं आपको थोड़ा चलो दिखाता हूँ। सर माने थाले कि पर ईयर सर ये टैक्स रिबेट करते हो। ये सर पर ईयर का टैक्स रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो सर, कंप्यूटेशन ऑफ, मैं लिख देता हूँ रिलीफ का क्वेश्चन, ठीक है, रिलीफ का क्वेश्चन, ठीक है, 89, ठीक है, तो एक सेकंड होल्ड करूँगा। सेक्शन रिलीफ 89, मतलब सेक्शन 89 के तहत रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑफ न्यू, ठीक है, मतलब न्यू रेट में क्या कंप्यूटेशन होगा ये पहले करो सर। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल बाय मिस्टर हरी फॉर दी असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है। 22-23 का क्या होगा ये पहले बता। इसमें आपको ना दो चीज कर लेना चाहिए, एक पर्टिकुलर तो कॉलम बना लो सर, और इसमें आपको जो करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब दो कॉलम बना लो, ठीक है, एक में आप इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी कैलकुलेट करो, और दूसरे में आप एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी कैलकुलेट। बुद्धि कुछ नहीं चाहिए सर, थोड़ा मेहनत करना, बुद्धि नहीं चाहिए ज्यादा, बुद्धि घर पे रख सकते हो, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। नाउ टेल मी सर, क्वेश्चन तो आपके पास है, क्वेश्चन तो आपके पास है सर, क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन देख के मुझे ये बताओ कि इनका 21-22 का, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 का, जो हमारे केस में असेसमेंट ईयर 22-23 का, असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब ही तो प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर इनका सैलरी का क्या कॉन्सेप्ट है, 10,20,000 का सैलरी इनको रिसीव हुआ, और एरियर रिसीव हुआ है, पुराना जो एरियर है वो रिसीव हुआ है 3,45,000 का। तो कुल मिला के कितना, मतलब इसीलिए मैं आपको बोला एरियर को इंक्लूड करके एक बार कैलकुलेट करो और एरियर को एक्सक्लूड करके एक बार कैलकुलेट करो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आप बस इतना लिखो, करेंट ईयर सैलरी जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है
आपको अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, कैलकुलेटेड। इसमें आप ऐड करो एरियर ऑफ सैलरी, ठीक है। लेकिन जहां पर ऐड करना है वहां पर ऐड करना है, जैसे कि इंक्लूडिंग एरियर, तो ये 10,20,000 का है नॉर्मली, और इसमें 3,45,000 ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप 10,20,000 को 10,20,000 ही रखो, कीप इट 10,20,000, डोंट इंक्लूड एरियर ऑफ सैलरी, ठीक है, बिकॉज हम लोग एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए सर, टोटल करना चाहिए। तो जब आप इंक्लूडिंग करते हो तो आपको कितना सैलरी मिल रहा है, टेल मी सर, कोई तो बताए। 10,20,000, 3,45,000, हाँ, 13,65,000, थैंक यू। और ये जो है वही रह जाएगा 10,20,000, थैंक यू सर। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अभी करना क्या है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, वर्किंग कर लो। इनकम टैक्स मतलब 13,65,000 का इनकम टैक्स क्या होगा और 10,20,000 का इनकम टैक्स क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट है ना, आप वर्किंग बना लो सर। স্যার এখানে কতটা জায়গা রাখতে হবে নিচে? कितना, इतना ही रखो, जगह रखने का जरूरत नहीं, बस पुट कर देना, मतलब और 2 लाइन आएगा ऐसा जगह रखने से चलेगा, ठीक है। ঠিক আছে। वर्किंग नोट 1 करो। वर्किंग नोट 1 में आप इनकम टैक्स ऑन 13,45 ना, कितना आ रहा है, सॉरी 13,65,000 13 লাখ इनकम टैक्स कैलकुलेशन 13,65,000। as you all know, up to 2 lakh, 2.5 lakh at the rate nil, greater than 2.5 lakh to 5 lakh, सॉरी गलत हो गया ना, मैंने क्या गलती कर दिया बोलो तो, मैंने कुछ गलती किया, क्या गलती किया, हाँ बोलो। স্যার 3 লাখ হবে স্যার 69 এসছে। एज 69 ईयर्स, ये भी आप स्टार्टिंग में लिख लो, इसीलिए ना कुछ चीजें आपको पहले ही पॉइंट आउट कर लेना चाहिए, समझ रहे हैं ना, नहीं तो मेरे जैसा गलती हो जाएगा, आप सोचोगे कि आपने सही किया बट आपसे सिली मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कंसंट्रेशन बरकरार रखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा बुद्धि का बात नहीं है, बुद्धि ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा मेहनती और कंसंट्रेशन वाला होना चाहिए। एज 69 ईयर्स का है, ठीक है, तो फिर इनका 2.5 लाख तो नहीं है ना, अप टू 3 लाख तक का हिसाब होगा, अप टू 3 लाख एट द रेट नील, 3 लाख टू 5 लाख कितना सर, 5%। 5%, greater than 5 lakh to 10 lakh 20%, and greater than 10 lakh at the rate 30%। तो अप टू 3 लाख नील हो गया, 3 लाख से 5 लाख, 2 लाख का डिफरेंस होता है, 2 लाख पे 5% मतलब 10,000, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख का डिफरेंस है, 5 लाख से 20% मतलब 1 लाख, और 10 लाख से अबव जितना जाएगा 30%, तो यहाँ पर हम लोग 10 लाख टू कर सकते हैं ना, 10 lakh to 13,65,000 एट द रेट 30%, तो 3,65,000 है ना, 3 लाख স্যার 9,500। कत 1,09,500। 3,65,000 पे স্যার টোটাল 2,19,500। 1,09,500 बोली, হ্যাঁ স্যার। तो 1 लाख प्लस 1,09,500, 2,09,500 एंड 10,000 कितना हो जाता है, স্যার 2,19,500।
2,19,500। नाउ इस पे ऐड क्या होगा? 4% हेल्थ, ऐड हो जाएगा 4% हेल्थ एंड एडुकेशन। एडुसेस। 2,19,000 के 500 में 4%। सर 8,780, 8780। 8780 टोटल करो। 228,210। 2,28,280। हाँ सर। Okay, this is your total tax payable. This is your total tax payable, है ना? मतलब this is including salary. तो including area of salary में आपका income tax on कितना हो जा रहा है? Income tax there on कितना हो जा रहा है? 2,19,500 सर 2,20,000। नहीं, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ अलग से, या फिर आप यहाँ पर भी डायरेक्टली दिखा सकते हो। अच्छा, इनकम टैक्स, तो फिर यहाँ पर ऐसे लिख दो सर, इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सेल्स। इनकम टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सेल्स, इंक्लूडिंग सेल्स, ठीक है? कितना हो जाएगा? 2,28,280, ठीक है? वर्किंग नोट 1, इसका क्या होगा? 10,20,000 का क्या होगा ये बताओ मुझे। 10,20,000 का क्या होगा? 1,20,000 এটা পুরো কি নরমাল বের করতে হবে? हाँ ज्योति बोलो, कितना बोले? 12640। 12640। चलो वर्किंग नोट 2 फटाफट करो। एज तो पता चल ही गया है, अब एज को लेके ज्यादा झमेला नहीं है। 69 के हैं। 10,20,000 का टैक्स लायबिलिटी। दिस इज द क्वेश्चन। अप टू 3 lakh नील, ग्रेटर देन 3 lakh to 5 lakh at the rate 5%, greater than 5 lakh to 10 lakh at the rate স্যার 20%। এখানে তো 1,20,640 বেরোচ্ছে। 10 lakh to 10,20,000 एट द रेट 30%, है ना? तो फिर कितना हो जाएगा? 3 लाख से 5 लाख, 1 लाख नहीं, सॉरी, 2 लाख का 5%, 10,000, ये हो जाएगा 1 लाख। और 20,000 पे 30% मतलब 60,000। सर 6,000। 6,000 सॉरी। तो 1,16,000 प्लस 4% एडू एंड हेल्थ, कितना? 1,16,000 के ऊपर 4% मार के कितना हो जाएगा सर? 4,000। 4640 आएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। 12640 है ना? दिस इज टोटल पेबल टैक्स पेबल, ठीक है? वर्किंग नोट 2 हो गया हमारा भी, निकल के इनकम टैक्स पेबल। अच्छा, दिस इज इंक्लूडिंग सेस, हम लोग भी इंक्लूडिंग सेस ही दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। 1,20,640, ठीक है? 1,20,640 और इधर हो गया 2,20,280। बट एक चीज याद रखिएगा सर, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी और दिस इज एक्सक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी। मतलब पुराना सैलरी को इंक्लूड करके इतना आएगा, पुराना सैलरी को हटा के एक्सक्लूड करके इतना आएगा। वेरी गुड सर, पहला स्टेज हो गया हम लोगों का। अब मेहनत का दूसरा स्टेज, ठीक है? ये हो गया स्टेज 1। अब मेहनत का दूसरा स्टेज,
मतलब ये वर्किंग तो चलता रहेगा बीच बीच में। स्टेज 2 कंप्यूटेशन of tax payable on arrears of salary if charged to tax in the respective assessment year। मतलब अगर उस टाइम पे जिस टाइम का टैक्स मतलब अमाउंट ऑफ सैलरी है अगर उसी ईयर में यूज होता, अगर उसी ईयर में रिसीव हो जाता तो आपको कितना सैलरी देना मतलब टैक्स पेबल अमाउंट होता। ठीक है, मतलब बोला ना आपको मेहनत का काम है, बुद्धि कुछ नहीं चाहिए। अगेन एक पर्टिकुलर बना लीजिए सर, और पर्टिकुलर के साथ मेहनत करके असेसमेंट ईयर 11-12, असेसमेंट ईयर 12-13, असेसमेंट ईयर 13-14। ठीक है, 11-12, 12-13, 13-14, बस ये 3। इसमें आपका इसके अंदर भी दो 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 अलग करके बना लो सर, मतलब वही जो चीज हम लोग 22-23 में किए सेम चीज आपको यहाँ भी करना चाहिए। एक इंक्लूडिंग एरियर और एक एक्सक्लूडिंग एरियर, बस इतना मेहनत करना। सिमिलरली यहाँ पर भी इंक्लूडिंग एरियर और एक करना है आपको एक्सक्लूडिंग एरियर। सिमिलरली 13-14 में भी इंक्लूड एक्सक्लूड, बस बुद्धि कुछ नहीं है ना। डोंट यूज योर ब्रेन, जस्ट हार्ड वर्क। सर क्या करना है, सर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस देखना है और पुट करना है। अच्छा टैक्सेबल सैलरी कितना था, 7,10,000, 10-11 का बात कर रहा हूँ। 10-11 इज आवर प्रीवियस ईयर। अब आप लोग सोचोगे सर यहाँ पर प्रीवियस ईयर और यहाँ पर असेसमेंट ईयर, अरे एक ही बात, असेसमेंट ईयर में कैलकुलेशन होता है इसलिए असेसमेंट ईयर लिखा। तो 11-12 असेसमेंट ईयर का मतलब ही होता है प्रीवियस ईयर 10-11। ठीक है, अब ये मैं कैसे समझाऊं और फिर से, बेसिक्स है सर, है ना। नाउ टैक्सेबल सैलरी, इसमें ऐड कर दो एरियर ऑफ सैलरी। ठीक है, लेकिन इंक्लूडिंग में ऐड होगा, एक्सक्लूडिंग में ऐड नहीं होगा, है ना। तो पहला वाला कितना था, 7,10,000। एरियर कितना है सर, 1,03,000। इधर क्या हो जाएगा, सिर्फ 7,10,000, इसमें कुछ नहीं होगा, बस दोनों को टोटल करो और इनकम टैक्स कैलकुलेट करो। इंक्लूडिंग सेस, बस इतना सा मेहनत है। सिमिलरली 12-13 में भी सेम टू सेम। 12-13 का क्या डेटा है, 8,25,000 एंड 1,17,000। 8,25,000 एंड 1,17,000। एक्सक्लूडिंग में सिर्फ 8,25,000 बट नो एरियर, मतलब बिकॉज हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। अगेन वही कैलकुलेट करना है। अच्छा इधर आने के बाद 9,50,000, 1,25,000। ठीक है सर, बताओ। अच्छा इसको टोटल करने से कितना आता है, 8,13,000, तो टोटल करने से 7,10,000,
इसको टोटल करने से 8,25,000 1,17,000 25 17 में कितना हो जाता है? 25 10 35 5 40 42 9,42,000 9,42,000 ये 8,25,000 ही रह गया। इधर हो गया आपका 50 और 25 75 50 और 25 75 मतलब 10,75,000 ओके 10,75,000 इधर आपका रह गया 9,50,000 चलो बढ़िया है सर। अब क्या है 8,13,000 पे चलते जाएगा है ना। अब इस पे कैलकुलेशन हो जाएगा क्या आप लोग मुझे बताओगे क्या मुझे करना है? सर रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? यूज ओल्ड रेट्स, ये वाला रेट यूज करना है, न्यू रेट मत लो। डोंट यूज करेंट रेट, यूज ओल्ड रेट। ज्योति, रोशनी, इंकी बोलो सर। रेयाक्षी স্যার এই অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার 11-12 এর ইনক্লুড হবে 75,504। ইনটুটা मतलब मैं समझा नहीं। এই অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারে যে স্যার 11-12 এর যে ট্যাক্স অন অ্যাভাব যেটা হচ্ছিল না যে ইনক্লুডিং সেস দিয়ে কত হচ্ছে ওই ক্যালকুলেশন হচ্ছে স্যার 75,504 বেরিয়েছে कुछ ইনক্লুড। तो गड़बड़ है नहीं सर। चलो मेरे साथ साथ करो। अच्छा इसका रूल क्या है? अप टू 2,40,000 नील ना। अप टू 2,40,000 नील 2,40,000 से 5,00,000 10% कितना हो जाएगा? স্যার মানে এই রেট ধরে করতে হবে এটার উপরে। ऑब्वियसली ওকে স্যার আমি তো নরমালটা দিয়ে করছিলাম ওই জন্য। अभी तो ঠিক बार আছে बार স্যার। वही बोल रहा हूँ न्यू रेट क्यों यूज करेगा? क्योंकि हम लोग कौन सा असेसमेंट ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं सर। आप यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा? क्या लिखा? असेसमेंट ईयर रिलेवेंट 12 लिखा ना, तो फिर करंट रेट क्यों यूज करेंगे? तभी तो ओल्ड रेट यूज करना है। और वो जो नोट्स में गिवन है वे क्वेश्चंस के अंदर नोट देके गिवन भी कर दिया है कि आपका ये रेट था, तभी तो रिलीफ कैलकुलेट कर पाओगे। और इनकम टैक्स के साइड में भी मिल जाता है कि कब कौन सा रेट चला था। तो अप टू 2,40,000 नील 2,40,000 से 5,00,000 का डिफरेंस कितना है? बोलो सर। 2,60,000 इस पे 10% लगाओ, फिर 5,00,000 से 8,00,000 मतलब 3,00,000 का डिफरेंस है। 496 हाँ 93,496 কোনটা এটা হ্যাঁ নাকি টোটাল বলছিস? টোটাল স্যার মানে 4% মিলিয়ে পুরো 4% नहीं होगा, फिर से गड़बड़ कर रहा 4% है দেবো না सर। पुराने टाइम पे 2%। पुराने टाइम पे 2% नहीं, एडुकेशन सेस 2% होता था और हायर एडुकेशन सेस 1% होता था, तो बेसिकली 3%। 3%ই করব। हाँ ওকে ये सबको समझ में आ रहा है? रियाक्षी, इंकी, नील बोलो सर, ज्योति, न्याशीष। Yes. तो मुझे इतना बता दो सर कि एज पर दी ओल्ड रेट 2010 স্যার 11 हाँ बोलो 9597 तो 92597 92597 नहीं हम्म। कुछ तो गड़बड़ है। এখানেও গন্ডগোল স্যার। किसी का जवाब नहीं आ रहा है मेरे पास। सर मुझे बताओ ना, यहाँ तो नील होगा। 2,40,000 से 5,00,000 मतलब कितना डिफरेंस है? স্যার 2,60,000 ডিফারেন্স মানে হচ্ছে 26,000 হবে। 2,60,000 10% मतलब 26,000 ठीक है। হ্যাঁ স্যার 5,00,000 से 8,00,000 3,00,000 का 20% मतलब 60,000 60,000। 8,00,000 से हमें कितना 8 जाना লাখ पड़ेगा? 8,13,000 अब 8,00,000 टू 8,13,000 हाँ बोलो। 11-12 का टैक्स लायबिलिटी
88,580 है क्या? नहीं तो सर, नहीं तो सर 13,000 है सर 30% करो 13,000 का 30% बताओ 3,900 बताओ 3,900 3900 3,900 तो 26,000 60,000 3,900 ऐड करो 89,900 89,900 900 89,900 3% দিলে স্যার এটাই তো আসছে এটার সাথে এটাতে 3% ইনক্লুড আছে না স্যার এটা ছাড়া বললাম প্লাস 3% কর ইন্টু 3% 2697 প্লাস 92,597 92,597 তাহলে স্যার 2% দিয়ে হবে হুম স্যার অ্যান্সার কত বলছো आंसर বলছে 1,08,37 1,08,37 লাস্ট ইয়ারে বাকি কত থাকছে? বল কি প্রবলেম বল আমার কাছে একবার ক্লিয়ার করো কি বলতে হবে? ओल्ड रेटे as per old rate above 60 years এজে ক্যালকুলেট করতে হবে তোর ইনকাম কত ছিল 8,13,000 না আচ্ছা বুঝেছি। কোথায় গেল আমাদের ক্যালকুলেশনটা 8,13,000 ইনক্লুডিং এরিয়ার ঠিক আছে इंक्लूडिंग एरियर 8,13,000 का टैक्स लाइबिलिटी एज पर 11-12 रेट मतलब 10-11 रेट आंसर इज 1,08,37 कोई मुझे बताए किसी का आ रहा है क्या ये ओल्ड रेट हमारे सामने है सर স্যার বলছি একবার এই 12-13 অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারে ইনক্লুডে অ্যানসারটা কি আছে একটু বলুন 138,638 এসছে 138,630 না স্যার ওখানে 132,458 বেরোচ্ছে আমার 132,458 হ্যাঁ क्या স্যার ওখানে আপনি কত অ্যানসার বললেন 138,638 136 যদি স্যার এবার 4% ও করি তাহলে স্যার অত বেরোচ্ছে না না 4% 137 করবো না 4% করবো না হচ্ছে না তো স্যার তো 3% করতে হবে না বেরোচ্ছে না 5-6 হাজার টাকা করে মাইনাস থাকছে किसी का आया किसी का नहीं आया क्या एनीवन 1,08,37 आंसर बता रहा है 8,13,000 का 11-12 का टैक्स लाइबिलिटी অ্যান্সার কত আছে? 1,08,37 1,08,37 इंक्लूडिंग सेस 1,40,000 আসছে। 1,08,37 কারণ আমি তো ইনকামটা রিলিভ করি স্যার সেকশন 87 আন্ডারে हाँ তাহলে बोल 1,39,000 থাকছে। না রিলিফ দিবি না রিলিফ দিবি না রিলিভ দেবো 87 না এ কারণ ইউজ সিনিয়র না 60 বছর মানে সিনিয়র সিটিজেন আসছে তো অটোমেটিক রিলিফ তো পড়বে তো কি দেবো না তাহলে মানে 87 এর আন্ডারে
87 এতে রিলিফ, এটা তো এখনের রিলিফ তো 12,500। হ্যাঁ কিন্তু এখনের রিলিফ কি করে ইউজ করবি, এটা তো আমি পুরোনো রেটে ইউজ করছি। পুরোনো রেটের রিলিফ যদি দিই আমি স্যার এটা কি পুরোনো মিলবে? বলছি স্যার এই স্যার, কত বেরিয়েছিল? 8,13,000-তে তো রিলিফ আসবে না। রিলিফ আগে স্যার 3.5 লাখ বলছিলাম ছিল পুরোনোতে, মানে টোটাল ইনকাম 3.5 লাখ হলে রিলিফ ছিল, এখন যেটা 5 লাখ হয়েছে। না স্যার বলছি 11-12 অ্যান্সারটা কত আছে? 1,08,37। বেরিয়ে গেছে স্যার। কিরম করে গজা মিলিয়ে নাকি? क्या না স্যার এই ডান দিকেরটা দিয়ে করতে হবে স্যার, ডান দিকের রেটটা দিয়ে হলে তবেই মিলছে। किस रेट ये वाला? আদার রেসিডেন্ট, হ্যাঁ স্যার এটা দিয়ে করলে তবেই হচ্ছে, নাহলে হচ্ছে না। এই রেটটাতে আসছে? হ্যাঁ স্যার ওই রেটেই আছে। सर उसका क्या बोलते हाँ हैं, बोलो 69 नहीं देते। था। हाँ बोलो। अब वो सीनियर सिटीजन नहीं था 11-12 में। 11-12 में वो सीनियर सिटीजन नहीं था। थैंक यू सर। স্যার কোশ্চেনে কি রেসিডেন্ট কি আদার রেসিডেন্ট আছে কি, তাহলেই মনে হচ্ছে স্ল্যাবটা ওই জন্য ইউজ করেছে अरे না। नहीं यार तुम समझे नहीं। नाउ 22-23 देखो सर, यहाँ पर दिमाग कैसे आ गया सर, देखो 22-23 में, वेरी गुड इनकी, 22-23 में उसका एज है 69, है ना? 22-23 असेसमेंट ईयर में उसका उसका एज कितना हो रहा है देखो। who turned 69 years on 28 March 2022, मतलब 21-22 में 21-22 प्रीवियस ईयर में वो 69 का हुआ है ना? 21-22 में वो 69 का हुआ है। इसका मतलब 11-12 में उसका एज कितना था? 60 से नीचे था कि 60 के ऊपर था? 60 ভেতরেই তো স্যার। विद इन 60 था ना, मतलब 11-12 मतलब एग्जैक्टली 10 साल पहले। तो 10 साल पहले उसका एज था 59, है ना? আর এগুলো গুগলি হয়ে গেল, हाँ बोलो। গুগলি রাম। गूगली था ना? एकदम सर गूगली था। वही मैं सोच रहा था कोई तो बता, वेरी गुड सर। पिंकी ने पकड़ा, पिंकी एंड संपत ने भी बताया, बट संपत फिर भी थोड़ा सा समझ नहीं आया, संपत को लगा कि थोड़ा तुक्का लगाते हैं तुक्का लगाते लगाते आ गया। अच्छा ये 12-13 में क्या होगा? 12-13 में 60 हो गया? বারো তো 1 বছর বেড়ে গেল, 60 হবে। हम्म। 12 তো 60 হয়ে গেল তাহলে। 12-13 में 60 हुआ, 60 से ज्यादा हुआ गया? 11-12 যদি 59 হয় তো 12-13 60 হবে না 1 বছর পর। 11-12 59 ही हो रहा है ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 21-22 में 28 मार्च 2022 को, 28 मार्च 2022 में इसका एज है 69। तो दिस इज 21-22, है ना? फर्स्ट স্যার अप्रैल से এটা বেরিয়ে গেছে স্যার। हाँ बोल। 1,38 আর 638 বেরিয়ে हाँ গেছে স্যার। बेरी जावे, बेरी जावे, बेरी 60 जावे। पर 12-13 का क्या जवाब आ रहा है वो मुझे बता। 12-13 का आंसर होगा 138 638। ये कौन सा वाला लिया, कौन স্যার सा ডান रिड्यूस দিক करके आया? স্যার এই রেটটাই कौन टाइटा? 60। না স্যার ডান দিকে। टाइटा? হ্যাঁ স্যার, तो बिलो 60। হ্যাঁ স্যার তাই তো হিসাব দেখছি। तो वही तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि क्या है, क्या होगा। तो अगर 28 मार्च 2022 में किसी का एज 69 का है, तो मुझे इतना बता दो सर कि इसका मतलब 21-22 में वो 69 के हैं, तो 11-12 में उसका एज कितना हो रहा है, और 12-13 में कितना एज हो रहा है, और 13-14 में उसका एज कितना था? इलेवन ट्वेल्व में कितना हो रहा है, 58 या 59? ऐसा कर सकते हैं क्या, 21-22 में अगर 69 है तो 2021 में 68, 1920 में 67, 18-19 में
66, 17, 18, 65, 16, 17, 64, 15, 16, 63। समझ रहे हो ना सर चल क्या रहा है? 14, 15, 62, 13, 14, 61, 12, 13, 60, 12, 13, 60, 11, 12, 59। अगर ऐसा है तो फिर इसमें तो ये वाला रेट लगना चाहिए, लेकिन देखना यही है कि 12-13 में तो मार्च में उसका 860 हुआ था कि नहीं हुआ था? 28 मार्च को 28 मार्च को उसका डेट ऑफ बर्थ है ना। 28 मार्च में उसका 860 हो रहा है क्या 2013 में? हाँ सर। হ্যাঁ স্যার হয়ে যাওয়া তো উচিত 12 থেকে 13 যদি হয় মানে 11 থেকে 12 28 মার্চের মধ্যে তো 59 আছে তারপরে তো স্যার 60 হয়ে যাচ্ছে 28 মার্চের পর থেকে। यहाँ पर मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। 21, 22, 69, 20, 21, 68। अच्छा एक सेकेंड। Mr. returned 69 on 28 March 2022. 22. We are informed that the salary for the 21-22 is 10,20,000, 10,20,000. 22 मार्च तक उसका 69 है 28 मार्च 2022 में। You are informed that the salary for the previous year 21-22 is 10,20,000 and arrears of salary received 3,45,000. Further, you are given the following details relating to the earlier year to which the arrears of salary received in attributable. मेरे को एक ही चीज थोड़ा समझ नहीं आ रहा है सर, इसका मुझे एक चीज बताओ आप लोग अगर हो सके तो काउंट करके कि इसका 12-13 में 860 है या 60 के नीचे है। 11-12 तो क्लियर है, लेकिन क्या यहाँ पर मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है? 21-22 में 69, चलो ये तो समझ में आए। 20-21 में 68, 19-20 67, 18-19 18-19 66, 17-18 65, 16-17 64, 15-16 63, 14-15 62, 13-14 61, 12-13 60, 11-12 59, 59 yes। 22 मार्च 22 मार्च পুরো 60 আসছে। बोलो सर बोलो, कुछ बोला দেখো মানে জন্মের সাল হচ্ছে 1953। जन्म साल 1953। হ্যাঁ नहीं उतना पीछे जाने का जरूरत नहीं है। না 1953 2012-13 বলছি মাইনাস 2013 যদি করি তাহলে 60। আমি তো ফিনান্সিয়াল ইয়ার দেখছি 2012-13, তাহলে 2012 করলে যদি করি 59 এ আসছে। 2012 করলে 59, কারণ আমরা ফিনান্সিয়াল ইয়ার দেখছি। হ্যাঁ আমরা ফাইনান্সিয়াল ইয়ারটা 13টা ধরবো, তাহলে স্যার 13টা তাহলে তো ধরবো, স্যার 12টাই 11-12 ধরবো, তে 58 2012। হবে বল। তাহলে স্যার 11-12 তে 58 হওয়া উচিত মানে যদি আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার দিকে এটা ফিনান্সিয়াল ইয়ারে কাজ করছি যদি কথাটা ঠিকই হয় তাহলে তো স্যার 58 11-12 58 হবে। ओ प्रीवियस ईयर 10-11। अच्छा अच्छा यस 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 थैंक यू सर। मतलब 11-12 में अगर उसका 59 है तो 10-11 में एक्चुअली उसका 58 था, है ना? ये सर बस ये एक छोटा सा पॉइंट था। वेरी गुड सर, अनदर गुड। 11-12 में इसका मतलब 11-12 में उसका एज 59 का था और 12-13 में उसका एज 60 का हो। আমরা স্যার তো ফিনান্সিয়াল ইয়ারে কাজ করছি আর ওরা তো স্যার প্রিভিয়াস ইয়ারে দিয়ে রেখেছে। वो डेटा का डिफरेंस है, ये सबको समझ में आ স্যার गया? বলছিলাম
এই 13-14 এ স্যার কত বের হচ্ছে आंसर? 13-14 এ 1,51,925, 1,51,925। স্যার গেছে, মিলে গেছে স্যার। सबका आया? बोलो, कोई डाउट है किसी के मन में कि क्या प्रॉब्लम रहा यहाँ पर? एज का इशू था? किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो। प्रियाक्षी बोझा कैसे? है सर। ज्योति क्लियर ना? स्नेहाशीष, स्नेहेश, सबको क्लियर है ना? ओके सर, ठीक है, फिर मैं आंसर कोट कर देता हूँ, आप लोग जैसे बोलोगे। अब इतना मेहनत मैं और नहीं करूंगा, सिंपल सा काम था, थोड़ा एज रिलेटेड इश्यूज था, उसको थोड़ा सा क्रैक करना था। ओके थैंक यू। तो फिर इसका कितना हो जाएगा? मतलब हमें एक्चुअली एक चीज मैं फाइनल बता रहा हूँ कि 11-12 में हरी जो है, बेसिकली 11-12 हमारा असेसमेंट ईयर है। जो प्रीवियस ईयर वाइज अगर देखा जाए, 11-12 में उसका एज था 59, तो प्रीवियस ईयर में उसका एज था 58। 12-13 असेसमेंट ईयर में उसका एज है 60, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 11-12 में उसका एज है 59 एंड 13-14 में उसका एज है 61 एग्जैक्टली 61, बट एज पर अवर प्रीवियस ईयर उसका एज है 60। तो जो हमें एक्चुअली लेना चाहिए दैट इज 12-13 प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर असेसमेंट ईयर का स्लैब दिया है, असेसमेंट ईयर का स्लैब दिया है, बट वहां पर डेटा प्रीवियस ईयर का है, और वही तो होता है, प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में पे किया जाता है। सो हमें सिंपल यही देखना पड़ता है, और इसलिए हम लोगों ने एक चीज मैं और एक बार फाइनल करता हूँ कि फॉर 2011-12 रेट यूज करना है दिस टू 11-12 एंड 12-13, बिकॉज इस सिचुएशंस में हरी जो है वो बिलो 60, बिकॉज हरी बिलो 60 है। ठीक है, 11-12 assessment year and 12-13 assessment year, that means previous year 10-11 and previous year 11-12, बट यहाँ पर उसका सीनियर सिटीजनशिप आ गया। ठीक है, तो वहां पर हम लोग ये वाला रेट यूज करेंगे। ठीक है तो रे संपर्क बॉल। হ্যাঁ স্যার, এটা 60 আসছে বলে এটা এই রেটে করতে হবে। बस इतना सा बात है कि कहाँ पर कौन सा रेट यूज करना है, और उसमें एज का या क्या इश्यूज है वो आप लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च कर लिया। थैंक यू। अब तो बहुत सिंपल हो गया, नाउ इट्स वेरी सिंपल नाउ। क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ चला गया क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। बस जैसे कि आप देख पा रहे हो 8,13,000 इन टैक्स ऑन अबव क्या हो जाएगा इसका, इंक्लूडिंग सेस 1,08,37, सही ना? अच्छा इसका कितना होगा, इसका करके देख लेना एक बार सर। 78,280 आएगा। हाँ हाँ सही है सर, ना? हाँ सर, 138,638, इसका हो जाएगा 1,02,485, इसका हो जाएगा 1,51,925, और इसका हो जाएगा 1,18,450। ठीक है, मैच किया, आंसर मैच हुआ। हाँ सर। बस अब बहुत सिंपल काम है, कंप्यूटेशन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89। tax payable in assessment year 22-23, 22-23 का टैक्स पेबल कैलकुलेशन हुआ ना सर? एक काम करो ना सर, पर्टिकुलर बना लो तो सुविधा होगा। पर्टिकुलर से दो अमाउंट का कॉलम कर दो। तो टैक्स पेबल इन असेसमेंट 21-22 सॉरी 22-23 2,28,280 है ना, 228,280। यहाँ से आप एक काम करो सर, लेस कर दो टैक्स एक्सक्लूडिंग एरियर को,
ये जो 280 है ये एक्चुअली इंक्लूडिंग एरियर है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज इंक्लूडिंग एरियर, है ना। और टैक्स एक्सक्लूडिंग एरियर को माइनस कर दो। कितना अमाउंट है 12640, चेक इट। माइनस करके जो आएगा उसको आउटर में बैठाओ, पुट इट इन आउटर। पॉइंट नंबर 2, tax payable in respective years on arrears, in respective years on arrears हम लोग जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। टैक्स ऑन इनकम इंक्लूडिंग एरियर 1,08,37 प्लस 138,638 प्लस 151,925, ओके। यहां से लेस होगा टैक्स ऑन इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर इसका वैल्यू आप लोगों को पता है सर 78,280 प्लस 1,02,485 प्लस 1,18,450, ठीक है। 1,18,450। तो टैक्स पेबल इन रेस्पेक्टिव ईयर्स ऑन एरियर्स, इसका हिसाब करके बता सकते हो सर, माइनस करके। मतलब इन तीनों को टोटल करो और इन तीनों को टोटल करो फिर माइनस करो, कितना आएगा 391,400 और इधर आएगा आपका 299,250। चेक कर लेना एक बार, मेरे से गलती हो सकता है। স্যার একটু ছোট করুন। छोटो देखो, इसको आउटर में पुट करना सर। अच्छा इसका टोटल कितना हुआ था 1,07,640 और इसका 92,185, ठीक है। तो सर रिलीफ यहीं पर आ जाएगा। रिलीफ कैलकुलेशन ऐसे ही होता है सर, अंडर सेक्शन 89, ठीक है। दिस माइनस दिस, सॉरी नॉट दिस माइनस दिस, 1,07,640 माइनस 92,185 कितना होता है 15,455। यही रिलीफ का अमाउंट है 15,455। ये आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा बिकॉज ओल्ड रेट के साथ न्यू रेट का डिफरेंस यही है। तो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इसको हम लोग ऐसे सिंपल लिख सकते हैं एज पर दी डेफिनेशन, इट्स द डिफरेंस बिटवीन, मैं शॉर्ट में दे दिया, डिफरेंस बिटवीन टैक्स ऑन एरियर्स difference between tax on arrears in assessment year 22-23 and tax on arrears on respective years, ठीक है। देखो and tax on arrears in the respective years, हो गया सर। अब लास्ट पॉइंट सर, पेज 3, बेसिकली
ये स्टेज 1 था, स्टेज 2 था, स्टेज 1, स्टेज 2, सॉरी दिस वन इज स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में हम लोग कर लेंगे छोटा सा काम। आखिर टैक्स कितना देना पड़ा? तो टैक्स पेएबल फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 आफ्टर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कितना हो जाएगा? इनकम टैक्स एक्चुअली आपका था इनकम टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर कितना था? इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी, मतलब 3,45,000 को ऐड करके 2,28,280 इसमें से माइनस हो जाएगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ठीक है, 15,455। तो कितना होता है देखो तो 228 माइनस 280 माइनस 15,455 कितना हो रहा है? কত হচ্ছে রে? बोलो सर। सर 2,12,825। ठीक है, ये है सेक्शन 89 की कहानी। ये है सेक्शन 89 की कहानी। रिलीफ सैलरी में मिलता है सेक्शन 89, ठीक है, याद रहेगा। अगर एग्जाम में कभी ऐसे घुमा फिरा के सवाल कर दे रिलीफ से, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और स्पेशली ध्यान रखिएगा ये सीनियर सिटीजन और एज का जो इश्यूज है, ठीक है, कि पुराना सैलरी कब का है, उस टाइम पे वो सीनियर सिटीजन था कि नॉर्मल बिलो 60 के थे, ठीक है, ये सब मैटर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा, नहीं तो गूगली हो जाएगा। मतलब ये एक्चुअली देखो ओल्ड हिसाब है ना, तो ओल्ड हिसाब के साथ एडजस्ट करके रिलीफ दिया जाता है। ये सबको समझ में आया? ये क्वेश्चन घर पे एक बार जरूर फिर से रिपीट मतलब पढ़िएगा, ठीक है, एक बार घर पे ये वाला क्वेश्चंस को फिर से एक बार गो थ्रू कीजिएगा। इलस्ट्रेशन 25 मिस्टर हरी का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्या सर क्वेश्चन अच्छा था? ये सर नो बोलो। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सेक्शन 89 का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? बोलो सर। यस ठीक है, ठीक है, हम लोग ये देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 यहाँ पर स्टेप स्टेप करके दिया है, हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। बहुत अच्छा सर। और क्या सर, ये वाला एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 23। अच्छा, ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको मैं एक स्पेशल पॉइंट थोड़ा बता दूं। ये एक स्पेशल पॉइंट है, एक बार जान लो सर। सैलरी फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई यूएनओ से, यूएनओ जानते हो ना, दुनिया भर में यूएनओ क्या काम करता है, पता है कि नहीं पता? यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, मतलब पूरा दुनिया में जितना सारा देशेस है, कंट्रीज है, ठीक है, उनका एक यूनिटी, ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सारा कंट्री है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है आप देख सकते हो, कितना मेंबरशिप है इनका, तो ऑलमोस्ट सारा कंट्रीज ही हैं सर, ठीक है। 193 मेंबर स्टेट्स, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स, ठीक है, मेंबर स्टेट्स है 193, ऑब्जर्वर स्टेट्स है 2, ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सारा कंट्री इसमें अंदर आ जाएगा, ठीक है, मेंबरशिप सभी का है ऑलमोस्ट।
यहाँ पर क्या काम करते हैं ये लोग सर? पूरा देश भर में, दुनिया भर में एक इम्यूनिटी बना के रखने का काम करता है। पता नहीं कितना यूनिटी या कितना कर पाता है, बट कोशिश करता है। यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन whose purpose are to maintain international peace and security। ठीक है, इंटरनेशनल शांति बना रहे, सिक्योरिटी बना रहे, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड बी ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशंस। हार्मोनी मतलब समझते हो ना? हार्मोनी का मतलब होता है मिलन। ठीक है, मिलन, मिलन मतलब हिंदी में बोलते हैं मिलन, बंगाली में बोलते हैं मिलन। हार्मोनी का मतलब होता है मतलब हम मिलजुल के रहो। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट फैमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। United Nations is headquartered in International Territory in New York City and has other main offices in Geneva, Nairobi, Vienna, The Hague। ठीक है, यहाँ पर सब है। ये बेसिकली बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। एम यही था, प्रिवेंटिंग फ्यूचर वॉर्स। ठीक है, इसका एक ही पर्पस था कि फ्यूचर में और वार ना हो। ठीक है सर, ये वार ना हो इसके लिए मैं एक ही चीज़ बताता हूँ। मुझे लगता है ये जो पैसा का गर्मी है ना ये पैसा का गर्मी थोड़ा कम होना चाहिए। लोगों को पैसा का बहुत गर्मी चढ़ जाता है, समझते हो ना? मेंटेलिटी यही है, प्रॉब्लम यही है कि किसी के पास 2 पैसा ज्यादा क्यों ना आ जाता है, वो अपने आप को, तो बोलते हैं ना लोग हिंदी में, होनू समझने लगता है। बस वही है, इसीलिए ना टू मच मनी इज बैड। ठीक है, ज्यादा पैसा भी अच्छा नहीं। हाँ मतलब पैसा अगर गुड कॉज में यूज हो तो अच्छा है, बट पैसा का अहंकार होके पूरा दुनिया को अपने पैरों तले रखना, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही बेसिकली वर्ल्ड वॉर कराता है। जो भी हो, आप देख सकते हो ऑन अप्रैल 25, 1945 50 government met in San Francisco for a conference and started drafting United Nations Charter, which was adopted on 25th June 1945 and took effect on 24th October 1945. The United Nations began operations pursuant to the Charter. The organization's objective including maintaining international peace and security, protecting human rights, delivering humanitarian aid, promoting sustainable development, and upholding international law. And its founding, the United Nations has 51 member states. With the addition of South Sudan in 2011, membership अभी आ गया 91, 93 पे, and representing almost all over the world's sovereign states. ठीक है, आई होप अभी क्लियर है। बाकी आप लोग खुद से रिसर्च करो, जानो यूनाइटेड नेशंस के बारे में। टैक्स में आ जाते हैं सर। अगर किसी को यूनाइटेड नेशंस से सैलरी मिलता है तो उसका क्या रूल्स है जान लो सर। सेक्शन 2 of the United Nations Act 1947 grants exemption from income tax to salaries and emoluments paid by the United Nations to its officials. Besides salary, any pension covered under the United Nations Privileges and Immunities Act and receipt from UNO is also exempt from tax. ठीक है, यूएनओ से जो आपको जो भी सैलरी, पेंशन जो भी मिलता है, ये टैक्स में एग्जेम्पशन होता है। याद रहेगा सर, स्पेशल प्रोविजन था, इसलिए मैं थोड़ा आपको बता दिया। आज मैं थोड़ा स्पेशल पॉइंट्स पे ही ज़्यादा बात किया। आज मैं आपके साथ थोड़ा स्पेशल पॉइंट पे ही ज़्यादा बात किया। ठीक है, अच्छा कुछ इलस्ट्रेशंस है यहाँ पर, आप लोग एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा। मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 24, ठीक है, 25 मैंने कराया, 24 आप लोग घर पे ट्राई कीजिए। मिस्टर गोयल का क्वेश्चन है। बेसिक दिया, डीए दिया, कमीशन दिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया, मेडिकल एक्सपेंस दिया, रिम्बर्स कर दिया, प्रोफेशनल टैक्स पेड कर दिया एम्प्लॉयर ने। ठीक है, एम्प्लॉयर का 1000 है, आपने खुद से भी कुछ किया, तो इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। और प्रोविडेंट फंड में भी जमा किया सर, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो मैं कल टुमारो के क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, करने के बाद आंसर भी चेक कर लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछेगा। 23 इलस्ट्रेशन 23, इलस्ट्रेशन 22, ठीक है, एज वेल एज इलस्ट्रेशन 21, इलस्ट्रेशन 20। ठीक है, ये सारा इलस्ट्रेशन मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। आप लोग प्लीज इसको घर पे ट्राई कीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछिए। और सैलरी को अच्छे से कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के फिर सैलरी को कंप्लीट करूंगा सर। ठीक है, ओके सर, आज इतना ही रखते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय सर। ओके सर, टाटा। बाय सर। बाय सर। भाई सर। ओके सर, बाय।